इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव का बयान, आजम खान के साथ हो रहा है जुल्म, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकेगी करूंगा। परसों रात भी हुई थी 1 घंटे तक मुलाकात, मुनासिब वक्त आने पर नए मोर्चे पर होगा फैसला, शिवपाल ने यह बात कही। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ हो रहा है जुल्म, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकेगी करूंगा। परसों रात भी हुई थी 1 घंटे तक की मुलाकात, मुनासिब वक्त पर नए मोर्चे पर होगा फैसला, शिवपाल। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे लखनऊ, जहां हमारे माध्यम तारिक कमर इस वक्त जो है। तारिक, शिवपाल और आजम खान की दोस्ती इन दिनों लगातार देखी जा रही है। जेल से जब रिहा हुए थे आजम खान, उस वक्त भी शिवपाल यादव वहां पर पहुंचे थे। आज उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूं। आजम, देखिए, बुनियादी बात यही है कि समाजवादी पार्टी का जो दाखिली इंतशार है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। वक्तन फवक्तन एक दूसरे से मिलकर ये पैगाम देने की कोशिश भी की जाती है कि हम लोग एक हैं, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि जिस अंदाज से पेशरफ्त की जा रही है मुसलसल, और जिस अंदाज से शुरू से लेकर और अब तक आजम खान नजरअंदाज किए गए पार्टी सतह पर, उसको लेकर बहुत तशवीश का माहौल था। लेकिन शिवपाल का जेल में भी सीतापुर जाना और फिर रिहाई के दिन भी उनका अलग सुबह 5 बजे वहां पर पहुंच जाना, इस बात के इशारे हैं कि कहीं ना कहीं आजम खान और शिवपाल के जो रिश्ते हैं वो बहुत मुस्तहकम हुए हैं और आइंदा इलेक्शन की तैयारी भी कहीं ना कहीं इस मंजर में लोग देख रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन का मानना यही है कि आजम भी नाराज हैं और शिवपाल भी नाराज हैं, तो अखिलेश के लिए आने वाले वक्त में दुश्वारी पैदा हो सकती है। ताहम बार बार ये भी कहा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शिवपाल यादव रह रहे के जो बयानात देते हैं, जो इकदाम करते हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि आइंदा जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होगा 2024 में, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की दुश्वारियां बढ़ती नजर। बिल्कुल तारिक, शिवपाल का जो रिएक्शन है या जिस तरह का रद्दमल आ रहा है सामने, लगातार हम देख रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन आजम खान की तरफ से अभी क्या कोई बयान आया है, किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है, कोई रद्दमल आया है? देखिए, जो आजम खान के बहुत करीबी लोग हैं रामपुर में, उन्होंने 12 बयान दिए हैं। आजम खान खामोश हैं और जाहिर है कि बहुत अहम और बड़े लीडर हैं, वो तो जाहिर है कि वो कोई बयान देने से वक्त गुरेज ही करेंगे, क्योंकि देखिए सियासी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी जो है वो एक मुनासिब वक्त पर ही उसको वाज़ेह किया जाता है। लेकिन जो आजम खान के बहुत करीबी लोग हैं, अगर वो बोल रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं भरमी और नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो ये भी कोई कमजोर बात नहीं है। कहीं ना कहीं इससे इशारे मिलते हैं कि वो लोग भी आजम खान के बगैर मर्जी के या बगैर इशारे के या मतलब बगैर उनके तो नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए, इसमें बुनियादी बात यही है कि कौन लीडर कब बोलता है। ताहम इतना जरूर है कि आजम खान ने अभी तक खामोशी इख्तियार कर रखी है, उसकी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे ये मालूम हो कि वो अखिलेश से वाकई बहुत ज्यादा नाराज है। ताहम उनके जो हिकमत अमली है, उनकी जो खामोशी है या उनका जो गुरेज है, वो कहीं ना कहीं ये इशारे दे रहा है कि वो खुश तो नहीं है। नाराजगी किस तरह की है, ये बात आगे चल के मालूम हो जाएगी। बिल्कुल अखिलेश, अभी एक तरह से कहा जाए कि नए नए सियासतदान हैं, लेकिन मुलायम सिंह के और आजम खान के ताल्लुकात काफी अच्छे रहे, तो इन सब के बीच क्या मुलायम सिंह का कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल किया है आपने आजम। और देखिए, सियासी मुबस्सरीन और दानिशर भी ये कहते हैं कि मुलायम सिंह की खामोशी जो है वो बहुत मानी खेद है। मुलायम सिंह की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल का ना आना और बिलखुसूस आजम खान के हक में ना आना, उनके तहरीक के हवाले से ना आना, उनकी रिहाई की और जमानत के बाद भी उनसे मुलाकात न होना, ये अपने आप में एक इशारा है कि कहीं ना कहीं कोई फासला जरूर है। ताहम अब देखना यही है कि क्या कुछ आने वाला वक्त गुल खिलाता है, क्या कुछ सियासी पेशरफ्त की जाती है समाजवादी पार्टी की जानिब से और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जानिब से। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इबादत गाहों से मुताल्लिक़ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्दाश्त दाखिल की गई है। स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती की अर्दाश्त में कहा गया है कि 1192 से लेकर 1947 के दरमियान गैर मुल्की हमलावरों ने हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के सैकड़ों मजहबी मुकामात को तबाह किया था। अर्दाश्त में कहा गया है कि ये एक्ट उन्हीं ऐसी जगहों पर इबादत का हक हासिल करने के लिए अदालत आने से रोकता है। भारतीय संविधान में धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत जब हमारे धर्म पर प्रहार हुए तो एक ऐसा विधेयक ला करके कि हमारे भग्न मंदिर और जिससे हम भले ही यह कह लें कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व
जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसकी धाराओं को चैलेंज किया है कि ये तो वही बात हुई जबरा मारे और रोए न दे, कि हम अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील पांडे से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन के जरिए जुड़े हैं। सुशील, बड़ी खबर आ रही है, एससी में एक और अर्जी लगाई गई है वॉरशिप को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जो हिंदू वर्शिप एक्ट 1991 है उसको लेकर एक नई अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर एक बार दोबारा परीक्षण करे। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ये चौथी याचिका है जो फिलहाल कोर्ट में दाखिल की गई है। स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती के द्वारा जो अर्जी दाखिल की गई है आजम, उसमें कहा गया है कि 1192 से लेकर 1947 के बीच जो विदेशी हमलावर हैं उन्होंने हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के सैकड़ों धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया था, और इस एक्ट में इन्हें प्रोटेक्ट करने का अधिकार फिलहाल इस वर्शिप एक्ट को रोकता है, और पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल सुनवाई करने की आवश्यकता है। अब देखते तो क्या कोर्ट ने संज्ञान लिया है इसका, कब तक सुनवाई होगी, कुछ इस तरह की जानकारी मिल पा रही है? याचिका पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उम्मीद ये है कि जब फिलहाल गर्मियों के बाद कोर्ट छुट्टी के बाद खुलेगा तो हो सकता है कि याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ कदम उठाए, लेकिन अभी तक फिलहाल सुनवाई के लिए कोई फिलहाल तारीख मुकर्रर कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है, और न ही याचिका सुनवाई के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। ईडी ने शिवसेना लीडर यशवंत जाधव को सम्मन किया है। ज़र मुबादला एक्ट के तहत शिवसेना लीडर को एजेंसी ने तलब किया है। ज़र मुबादला एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। तो बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है, जहां ईडी ने शिवसेना लीडर यशवंत जाधव को सम्मन किया। ज़र मुबादला एक्ट के तहत शिवसेना लीडर को एजेंसी ने तलब किया है। ज़र मुबादला एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। ईडी ने शिवसेना लीडर यशवंत जाधव को सम्मन किया है। ज़र मुबादला एक्ट के तहत शिवसेना लीडर को एजेंसी ने तलब किया है। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे प्रशांत से। प्रशांत, शिवसेना की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, एक के बाद एक लीडर पर ईडी निशाना लगाए हुए यशवंत जाधव को सम्मन जारी किया गया। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है। हमने देखा था कि यशवंत जाधव वही शख्स है जिनके घर पर पिछले दिनों इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इनकम टैक्स ने इनके पास से करोड़ों की संपत्ति जो है सील की थी, और उसके बाद आगे की जांच अभी इनकम टैक्स कर रही है। साथ ही साथ अब ईडी ने इनको फेमा के तहत यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन्हें नोटिस भेजा है और समन किया है कि ये पूछताछ के लिए ईडी के सामने हाजिर हो, क्योंकि ईडी के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो ये बताते हैं कि यशवंत जाधव ने कई करोड़ रुपए विदेशों में निवेश किया है। कैसे निवेश किया है, कहाँ निवेश किया है, पैसे कहाँ से आए, किसके मदद से आए और क्यों वहां निवेश किया है, ये अब ईडी जानना चाहती है। और इसी बात का ध्यान में रखते हुए ईडी ने यशवंत जाधव को समन किया हुआ है। अब देखना ये होगा कि यशवंत जाधव जब ईडी के सामने पेश होंगे तो क्या कुछ अपना जवाब देते हैं, और जो सवाल ईडी के रहेंगे और जो जवाब यशवंत जाधव देंगे, क्या ईडी उससे संतुष्ट होती है या इस मामले में भी हमें कुछ नया मोड़ देखने को मिलेगा। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। टेरर फंडिंग केस में अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की सजा का तयन अदालत आज करेगी। गुज़िश्ता दिनों इस मामले में दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार करार दिया था। पिछली समाअत के दौरान अदालत ने एजेंसी को यासीन मलिक की माली हालत का पता लगाने की हिदायत दी थी। इसके साथ साथ अदालत ने यासीन मलिक से असासों से मुतालिक हलफनामा भी देने को कहा था। दरअसल यासीन मलिक ने अलहदगी पसंद सरगर्मियों से मुतालिक केस में अदालत में अपने खिलाफ तमाम इल्जामात को तस्लीम किया था। चीनी शहरियों को वीजा दिलाने के मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम को आज सम्मन किया है। एजेंसी ने इन्हें
हेडक्वार्टर पर पूछताछ के लिए तलब किया है। ख्याल है कि इस मामले में कार्ति चिदम्बरम समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन पर पैसा लेकर चीनी कंपनियों में काम करने वाले चीनी शहरियों को वीजा दिलवाने का इल्जाम है। कर्नाटक में बेंगलुरु के मज़ाफात में एक पुरानी मस्जिद के नीचे मुबैना तौर पर एक मंदिर जैसा ढांचा पाया गया है। बेंगलुरु के गुरुपुरा तालुका में मलाली मार्केट मस्जिद के अहाते में 21 अप्रैल को जुमा मस्जिद में तज़ीन और आराइश के काम के दौरान ये ढांचा मिला था। विश्व हिंदू परिषद के लीडरों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि जब तक दस्तावेजात की तस्दीक नहीं हो जाती तज़ीन व आराइश का काम रोक दिया जाए। वीएचपी ने आज भजन मंदिर में एक हिंदू रस्म थम्बोला अदा की। वीएचपी के मुतादिद कारकुनान इस मस्जिद के बाहर पहुंच गए और हंगामा बर्पा करने लगे। तमाम लोग पुरानी मस्जिद में पूजा करने का मुतालबा कर रहे थे। यही नहीं, इन लोगों ने मस्जिद के बाहर इबादत भी की, जिसके पेश नज़र माहौल काफ़ी कशीदा हो गया था। इसको देखते हुए बेंगलुरु के मलाली में वाक़ जुमा मस्जिद इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इबादत गाह से 500 मीटर के अंदर 26 मई की सुबह 8 बजे तक पुलिस तैनात रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े को लेकर अदालत में अर्जियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में एक नई अर्जदाश्त दाखिल की गई है, जिसकी समाअत आज होने वाली है। यह अर्जदाश्त विश्व वैदिक सनातन संस्थान के जनरल सेक्रेटरी किरण सिंह ने दायर की है। अर्जदाश्त में ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स को हिंदुओं के हवाले करने की मांग की गई है। किरण सिंह ने विश्वेश्वर विराजमान के मुद्दई के तौर पर मुकदमा दायर किया है। दरख्वास्त गुजार ने मस्जिद के गुंबद को मुनज़्ज़म करने का हुक्म जारी करने की भी अपील की है। उधर मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज जिला जज की अदालत में समाअत होगी। अब तक दायर तमाम अर्जियों पर बैक वक्त समाअत करने का अदालत से मुतालबा किया गया है। अर्जी गुजार का दावा है कि भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश की जगह पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह की मस्जिद तामीर करवाई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आंध्र प्रदेश में जिले के नाम को बदलने के खिलाफ हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद कोनसीमा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कोनसीमा में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई है। मंगल के रोज़ हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस अफराद के शिनाख्त करने के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कल मुश्तइल हुजूम ने ट्रांसपोर्ट वजीर के घर को भी फूंक दिया था। क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक के चर्चे हैं। IPL में उमरान की कारकर्दगी सबकी ज़बान पर है। वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आइंदा 5 मैचों की T20 सीरीज़ में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। इस कामयाबी पर उमरान को चार जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी इमरान और उसके अहल खाना से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। उन्होंने इमरान की मेहनत और लगन की तारीफ की। मनोज सिन्हा ने कहा कि इमरान की कामयाबी से नौजवानों को खेल के शोबे में अच्छा करने की तरगीब मिलेगी। बानिहाल की सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नर्सों की लापरवाही के चलते जिस नौमौलूद बच्ची को मुर्दा करार देते हुए कब्र में दफन कर दिया गया था और 2 घंटे बाद कब्र से जिंदा निकाला गया था, वो नौमौलूद बच्ची जिंदगी की जंग हार गई है। वो नौमौलूद बच्ची श्रीनगर के JP पंत अस्पताल में जेर इलाज थी। वादा है कि नौमौलूद बच्ची के वालिद बशारत अहमद के मुताबिक बानिहाल के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नर्सों ने बच्ची को मुर्दा करार दिया था, जिसके बाद इन्होंने बच्ची को एक कपड़े में लपेटकर बगैर इजाज़त एक नामालूम शख्स की ज़मीन में दफन कर दिया था। जब इस नामालूम शख्स ने इस पर एतराज़ जताया तो तकरीबन 2 घंटे बाद इन्होंने कब्र खोदकर बच्ची को बाहर निकाला तो महसूस किया कि बच्ची की सांस चल रही है, जिसके बाद बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बारामूला में इनकाउंटर, पुलिस और फौज का ऑपरेशन जारी, इलाके का किया गया मुहासरा। तो बड़ी खबर इस वक्त बारामूला से आ रही है, जहां इनकाउंटर जारी है, पुलिस और फौज का ऑपरेशन लगातार जारी है, इलाके का मुहासरा कर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर बारामूला से, जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर इनकाउंटर जारी है, पुलिस और फौज का ऑपरेशन इस वक्त जारी है, इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर बारामूला में इनकाउंटर जारी है, पुलिस और फौज का ऑपरेशन जारी है, इलाके का मुहासरा किया गया।
उड़ीसा के गंजाम जिले में सयाहों के बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 6 सयाह हलाक जबकि 20 जख्मी हुए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। बस मगरबी बंगाल से चली थी। महलूकिन का ताल्लुक मगरबी बंगाल के जिला हावड़ा से है। तो कैसे हुआ ये? कैसे हुआ, हम डालिमबाड़ी घूमने के लिए आया, घूम के रिटर्न आ रहा था। वो वाला जो भाई जगह है ना, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जाएंगे तो निकल के बार रौना दिया था। कितने आदमी थे? आदमी तो 60 सीट है। ये बच्चा लेके 70 होगा हो तो बच्चा लेके 7 सीट। सब रिलेटिव है या? सब रिलेटिव मैंने गांव का है, एक गांव का है। कौन सा गाँव? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। जिला कौन सा? जिला हावड़ा। जो टाइम 10-11 बज गया, एक बार खाना का टाइम है। गाड़ी के अंदर ही? गाड़ी के अंदर नहीं, जो गाड़ी स्लो करके ठहर के एक दुकानदार में खाया, उसके बाद खा के निकला। आधे घंटे के बाद? आधे घंटे के बाद ऐसा हुआ। अमेरिका के माहिर तालीम और मिशिगन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर काजी सिराज अजहर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हिमायत की है। डॉक्टर काजी सिराज अजहर कर्नाटक के यादगीर के दौरे के दौरान न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अभी भी तालीम की पुरानी रिवायतें बरकरार है और जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसमें तब्दीली ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों से रुबे अमल न्यू एजुकेशन पॉलिसी अमरीका के जदीद तालीमी निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सब में बड़ी पॉजिटिव या मुस्बत बात जो है वो है मादरी ज़बान को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाना। तो ये इसके लिए जो है न सिर्फ इसको पॉलिसी के तौर पे रखना है बल्कि इस पर अमली काम भी करना है। अगर आप बुनियादी तालीम के बारे में कह रहे हैं और मादरी ज़बान के बारे में कह रहे हैं और फ़रोग़ किसी और ज़बान को दे रहे हैं तो ये गलत बात है। जी सर। अब बच्चा चाहे वो एक बच्चा हो या 100 बच्चे हों, उसका ये हमारे आइन में ये मौजूद है कि उसको तालीम देना है उसी की ज़बान में। मरकजी हुकूमत ने अहम फैसला लिया जिसके बाद मुल्क में खाने का तेल सस्ता हो सकता है। हुकूमत ने सूरजमुखी और सोयाबीन के दरामद पर कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया है। मरकज़ ने सालाना 20 टन खाम सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी और ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को 31 मार्च 2024 तक हटाने का ऐलान किया है। हुकूमत के मुताबिक इस फैसले से मुल्क में तेल की कीमतों में कुछ हद तक कमी आएगी और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी रियासत टेक्सास के एलिमेंट्री स्कूल में हुई फायरिंग के नतीजे में 18 कमसिन तलबा समेत 21 अफराद हलाक हुए। 18 साला हमलावर की शिनाख्त सिल्वाडोर रामोस के तौर पर की गई है। वो सैन एंटोनियो का रहने वाला है। 18 साला बंदूक बरदार स्कूल में दाखिल हुआ और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसने तलबा और असातिज़ा को निशाना बनाया। इस हमले में 18 बच्चों, एक टीचर समेत 21 अफराद हलाक हुए, जबकि इस हमले में 14 अफराद जख्मी भी हुए हैं। उनमें कुछ की हालत नाजुक है। पुलिस की कार्रवाई में हमलावर मारा गया। अमेरिका में स्कूल शूटिंग का अब तक का बदतरीन वाकया 2012 में सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में पेश आया था, जिसमें हुई फायरिंग में 20 बच्चों और 6 बड़ों की जान गई थी। स्कूल शूटिंग के बाद अमेरिका में शोक की लहर है। सर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस समेत तमाम सरकारी इमारतों और फौजी अड्डों पर अमेरिकी परचम 28 मई तक सरनिगू रखने का हुक्म दिया है। और सदर जो बाइडेन ने टेक्सास स्कूल शूटिंग पर गहरे दुख का इजहार किया। कौम से खिताब में बाइडेन ने गन लॉबी की सख्त तनकीद की। बाइडेन ने असलहे के कवानीन में तब्दीली पर जोर भी दिया। मुख्तसर से खिताब में बाइडेन ने कहा कि इंसानों को रोकने और दर्द को इक़दामात में तब्दील करने का वक्त आ गया है। So tonight, I ask the nation to pray for them, give the parents and siblings the strength in the darkness they feel right now. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
और इस वक्त आज़मीन हज के मुतालिक बड़ी खबर आ रही है। हज 2022 के लिए आज़मीन हज को कोविड टीका लाजमी। आज़मीन हज को सर्टिफिकेट हज कमेटी के वेबसाइट पर अपलोड करना लाजमी। हज कमेटी ने आज़मीन हज को कोविड टीकाकारी के लिए जारी किया सर्कुलर। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आज़मीन हज के ताल्लुक से। हज 2022 के लिए आज़मीन हज को कोविड टीका लाजमी करार दिया गया। आज़मीन हज को सर्टिफिकेट हज कमेटी के वेबसाइट पर अपलोड करना लाजमी। हज कमेटी ने आज़मीन हज को कोविड टीकाकारी के लिए जारी किया सर्कुलर। तो बड़ी खबर आ रही है आज़मीन हज के ताल्लुक से। हज 2022 के लिए आज़मीन हज का कोविड टीका लाजमी। आज़मीन हज को सर्टिफिकेट हज कमेटी की वेबसाइट पर अपलोड करना लाजमी। हज कमेटी ने आज़मीन हज को कोविड टीकाकारी के लिए जारी किया सर्कुलर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।